नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मानस शुक्ला है और आप देख रहे हैं मानस सर कंप्यूटर क्लासेस। आज से हम ओ लेवल का M2R5 यानी वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पेपर। आज पहली क्लास है मेरा यूट्यूब पे। तो पहली क्लास M2R5 का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। वेब डिजाइन का मतलब वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया, यानी वेब डिजाइन का अर्थ यहाँ पे है वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया। अब वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया में इनमें वेबसाइट का लुक, कंटेंट और इसकी कार्य क्षमता शामिल होती है। यह वेबसाइट को इंटरनेट पर आकर्षक और उपयोगी बनाता है। यानी कुल मिला के आसान शब्दों में वेब डिजाइन का मतलब वेबसाइट बनाना। अब वेबसाइट बनाना का मतलब ये नहीं केवल बनाना, यानी सोचने से लेके वेबसाइट जो कंप्लीट होके इंटरनेट पे होस्ट हो जाती है वहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है उसी को बोलते हैं वेब डिजाइनिंग। जैसे कोई भी वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि किस टाइप का वेबसाइट बनाए, किस नाम का बनाए। सोच लिए, सोचने के बाद नेम भी डिसाइड कर लिए, फिर एक एडिटर का यूज करेंगे। एडिटर किस लिए? कोड को लिखने के लिए। अब कोड किस लैंग्वेज में लिखना है वो चुनेंगे। तो लैंग्वेज हमारे पास है वेब पेज बनाने के लिए HTML और CSS और JS। यही 3 लैंग्वेज है जिनके जरिए हम अपना वेब पेज बनाते हैं। तो इन तीनों का यूज करके एक एडिटर में कोड लिखेंगे और उस कोड को किसी भी होस्टिंग पे होस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये जो कोड लिखने का स्टेप्स और ये सोचने का स्टेप्स, किस टाइप का वेबसाइट बनाया जाए, और उसके बाद कोड लिखते समय ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा वेबसाइट बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो यही सब होता है वेब डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं। वेब डिज़ाइन का मतलब समझ में आया होगा, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा वेब डिज़ाइन। और वेब डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है, यानी वेब डिज़ाइन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे पेज का लेआउट अच्छा होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए। रंग, टेक्स्ट का स्टाइल, यानी जो फॉन्ट यूज किए हैं फॉन्ट का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ग्राफिक्स और इंटरेक्टिव फीचर्स कैसे होंगे, ये सब ध्यान देना है। ग्राफिक्स यानी जो इमेजेस या वीडियोस यूज किए हैं वो अच्छा होना चाहिए और अच्छे साइज में होना चाहिए। इमेज का कलर अच्छा होना चाहिए और इंटरेक्टिव फीचर्स और JS के जरिए जो फीचर्स फंक्शनलिटी ऐड करेंगे वो अच्छा होना चाहिए। अब देखते हैं नेटवर्क क्या है। नेटवर्क का डिफिनेशन देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। जब दो या अधिक कंप्यूटर आपस में इस तरह से जुड़ते हैं कि वे डेटा और संसाधन साझा कर सके तो इसे नेटवर्क कहा जाता है। यानी जब भी दो कंप्यूटर, जैसे मान लो एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है, तो जरूर नहीं है दो ही कंप्यूटर, दो या दो से अधिक, अगर किसी केबल के जरिए या वाईफाई के जरिए इन दोनों कंप्यूटर को जोड़ दिया गया, आपस में कनेक्ट कर दिया गया। अब वाईफाई के जरिए इस कंप्यूटर से कोई भी फाइल इस कंप्यूटर में आ सकता है और इस कंप्यूटर से कोई भी फाइल इस कंप्यूटर में जा सकता है। तो यही हमारा नेटवर्क बन गया है, जो वाईफाई के जरिए या केबल के जरिए कनेक्ट किए हैं दोनों कंप्यूटर को, यही हमारा कहलाएगा नेटवर्क। अब नेटवर्क के कुछ घटक होते हैं वो देख लेते हैं, यानी कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क का कंपोनेंट जो होता है, एक होता है सेंडर यानी प्रेषक, जो डेटा भेजता है। अब जैसे हमारे पास एक मोबाइल है और एक और यूजर है उसके पास मोबाइल है, दोनों वाईफाई से कनेक्ट हो गए तो एक नेटवर्क बन गया। ठीक, अब हमारे पास एक फाइल है, इस फाइल को हम सेंड करना चाह रहे हैं इनके पास, तो ये हम क्या हो गए, सेंडर, हमको बोला जाएगा सेंडर। और जिसके पास ये फाइल जाएगा या जिसको चाहिए ये फाइल, वो होगा रिसीवर, क्योंकि ये फाइल को रिसीव कर रहा है। तो हम हो गए सेंडर और ये हो गया रिसीवर। और बीच में आता है मीडियम यानी माध्यम। डेटा जो ट्रांसफ़र होगा किसके माध्यम से होगा, तो हम जुड़े हैं वाईफाई से, तो यहाँ पे माध्यम क्या होगा हमारा, वाईफाई। ठीक,
अगर ये वायर के जरिए जुड़ा होता तो हमारा माध्यम होता वायर। ठीक, अभी हमारा माध्यम वायरलेस है, वायरलेस यानी बिना वायर के कनेक्शन बिल्ड हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक नियम होता है, प्रोटोकॉल एक नियम होता है जो कि बताता है कि डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से ले जाना है। तो कोई भी डेटा कहीं पे सेंड करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है टीसीपी और आईपी। किसी भी नेटवर्क में अगर डेटा शेयर करना है तो वहाँ पे टीसीपी और आईपी का यूज होता है। टीसीपी क्या करता है? जो भी डेटा भेजना है उसको कई पैकेट्स में तोड़ देता है, कई पैकेट्स में तोड़ दिया और एक एक पैकेट्स अलग अलग रास्ते से भेज दिया रिसीवर के पास, और रिसीवर क्या करेगा? इस पैकेट को रिसीव करेगा। अब यहाँ पे आईपी का काम क्या है? आईपी एक एड्रेस होता है, आईपी एक एड्रेस होता है जिसके जरिए पहचानता है टीसीपी कि हमको डेटा भेजना कहाँ पे है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी वर्ल्ड, जो लाखों कंप्यूटरों और उपकरणों को जोड़ता है। इसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। याद रखना, इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक और सरकारी नेटवर्क का समग्र रूप है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अभी टीसीपी आईपी के बारे में समझाए थे। और इंटरनेट को सूचना राजमार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, इंफॉर्मेशन हाईवे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंटरनेट का इतिहास। तो ये पहला चैप्टर जो है इसमें केवल थ्योरी है, वो भी हम लोग वेब डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इंटरनेट पे नहीं। इंटरनेट के जो फैक्ट चीज़ें हैं केवल वही देख लेते हैं, बाकी डीप में नॉलेज लेना है तो M1R5 में पढ़ाया जाएगा। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, इसको पढ़ना है और याद करना है। इसमें समझने लायक कोई चीज़ें नहीं है, जो भी समझने लायक था ऊपर समझा दिए हैं, फिर भी एक बार पढ़ के तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ। 1969 में ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की स्थापना अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा हुई। यह पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, यानी पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क जो था वो 1969 में ARPANET के द्वारा स्थापित किया गया था अमेरिका रक्षा विभाग में। फिर 1974 में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का विकास किया गया, जिससे कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान संभव हो सका। 1974 में जब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का विकास हुआ तभी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान होने लगा, उसके पहले नहीं हो पा रहा था। 1983 में ARPANET ने आधिकारिक रूप से टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल अपनाया। यानी 1974 में केवल विकास हुआ था, लेकिन ARPANET ने इसको अपना लिया 1983 में। 1990 में ARPANET बंद कर दिया गया और NSFNet यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क ने इसे प्रतिस्थापित किया। 1993 NSFNet यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क ने इंटरनेट के व्यावसायिक उपयोग को प्रोत्साहित किया। 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई। तो जितने भी टॉपिक हैं ये सब याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता ये क्या होता है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP वह कंपनी या संगठन होता है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। जैसे अभी के लिए जियो, एयरटेल, ये सब क्या है? ISP सर्विस है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो कंपनियां हैं हमको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ISP निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है, जैसे ब्रॉडबैंड तेज गति की इंटरनेट सेवाएं, डायल अप धीमी गति वाली सेवा, फाइबर ऑप्टिक
उच्च गति की डेटा ट्रांसमिशन सेवा। भारत में प्रमुख आईएसपी जो हैं बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, एसटीसी। इंटरनेट की सेवाएं, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यूपीआई के जरिए हम पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग करना। एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑनलाइन ही देख रहे हैं, इंटरनेट के जरिए ही दिख रहे हैं, तो एजुकेशन ही हो रहा है। एंटरटेनमेंट, अब तो लोग यूट्यूब पे मूवी और गेम भी खेलते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए। सर्च इंजन, कोई भी डेटा फाइंड करना हो, कोई जानकारी सर्च करना हो तो सीधा सर्च इंजन यानी गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं। इंटरनेट के कुछ लाभ हैं, जैसे त्वरित संचार और सूचना उपलब्ध, जब भी ज़रूरत होता है हमको तुरंत सूचना मिल जाती है। शॉपिंग, बैंकिंग और पढ़ाई में सुविधा। व्यवसायों के लिए नए अवसर। दूरस्थ कार्य और शिक्षा को बढ़ावा। तो ये सब लाभ हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं। लाभ तो है ही, लाभ के साथ कुछ नुकसान भी है, ये सब भी जानते हैं। तो नुकसान में हमने एक लिस्ट बनाया है, उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला तो है डेटा गोपनीयता की समस्या, हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहता। नेक्स्ट है साइबर अपराध और हैकिंग का खतरा, सिस्टम हैक होने का, डेटा चोरी होने का भी खतरा है। सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव, आजकल जो रील्स का ज़माना चल गया है इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के माइंड पे। अवांछित सामग्री की उपलब्धता, यानी जिसकी नीड नहीं है वो भी कंटेंट हमको दिखाई देता है इंटरनेट पे। अब देखते हैं इंटरनेट कैसे कार्य करता है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर और विभिन्न डिवाइसों को एक दूसरे से जोड़कर डेटा का आदान प्रदान करता है। यह कई तकनीकी प्रक्रियाओं और उपकरणों के माध्यम से कार्य करता है। अब नीचे दिया गया है इसमें क्या क्या यूज होते हैं इंटरनेट में। तो सबसे पहले उपयोगकर्ता की अनुरोध यानी यूजर रिक्वेस्ट, इंटरनेट कार्य से करता है ये समझा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, यूजर रिक्वेस्ट। अब यूजर को जो चाहिए वो रिक्वेस्ट करेगा। अब रिक्वेस्ट करेगा कैसे वो देखते हैं। जब आप किसी वेब ब्राउज़र में वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर या डिवाइस एक अनुरोध वेब सर्वर को भेजता है। अब जैसे ये हमारा कंप्यूटर हो गया और ये सर्वर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम किसी लिंक को ओपन किए, वो लिंक सीधा सर्वर के पास रिक्वेस्ट के रूप में चला गया कि ये ओपन करना है। अब इस लिंक के पीछे जो भी फाइल या डेटा है वो कहाँ पे है, सर्वर पे है। अब जैसे हम सर्च किए, रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्ट किससे किए, सर्वर से, तो सर्वर क्या किया, सर्वर पास रिक्वेस्ट जाएगा। उससे पहले एक डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, इसका भी यूज होता है। देखो आपका ब्राउजर डीएनएस सर्वर से संपर्क करता है। सर्वर से संपर्क कौन करता है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ताकि उस वेबसाइट के डोमेन नेम जैसे www.google.com सर्च किए हैं इसका आईपी पता प्राप्त किया जा सके। अब हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस हमको याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग याद करते हैं उसका डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है जैसे www.google.com, ये हमारा डोमेन नेम हो गया। अब इसका आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा, इसका आईपी एड्रेस डीएनएस के पास है। तो जो भी रिक्वेस्ट करेंगे जिस साइट के बारे में, उस साइट के डीएनएस के पास जाएगा और उस साइट का आईपी एड्रेस पता करेगा और आईपी पता प्राप्त करने के बाद तब डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग होगा। अब डेटा ट्रांसमिशन का यूज देखते हैं। डीएनएस से आईपी पता मिलने के बाद अनुरोध कई राउटर और स्विच के माध्यम से वेब सर्वर तक पहुंचता है। यानी आईपी एड्रेस यानी पता मिल गया, अब उस पता तक पहुंचेगा। जो हमारा रिक्वेस्ट था, अनुरोध था, जो रिक्वेस्ट किए थे, उसको एक एड्रेस मिल गया है कि इस एड्रेस पे जाना है। जैसे ये आईपी एड्रेस है तो ये एड्रेस मिल गया। ये एड्रेस कहाँ पे है, सर्वर के अंदर, सर्वर के पास इसी एड्रेस पे जाएगा। तो इस एड्रेस पे आईपी एड्रेस पहुंचेगा। पैकेट स्विचिंग यानी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे टीसीपी का वर्क आ गया। टीसीपी क्या करेगा, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित किया जाता है जो स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हैं और गंतव्य पर पुनः संयोजित होते हैं।
ये क्या करता है, पैकेट्स, अलग अलग पैकेट्स में डेटा को तोड़ देता है और वापस से लेकर आता है हमारे सिस्टम में जहाँ से रिक्वेस्ट किए थे। यहाँ पहुँचने के बाद वापस से उन सभी पैकेटों को इकट्ठा करेगा और जो भी डेटा था उसमें परिवर्तित कर देगा। अब आता है फोर्थ नंबर, संचार प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे टीसीपी आईपी समझते हैं। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी या डेटा पैकेट्स की सही डिलीवरी सुनिश्चित करता है। टीसीपी का ही काम है जो पैकेट्स तोड़ दिया गया है वो सही जगह पे पहुंचे। और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी या पैकेट्स का सही पते पर मार्गदर्शन करता है। यही सही एड्रेस बताता है कि उस पैकेटों को लेकर जाना कहाँ पे है और कैसे ले जाना है, ये करता है टीसीपी, और कहाँ ले जाना है ये बताता है आईपी। और HTTP ये क्या होता है, वेब पेजों के लिए प्रोटोकॉल, यानी आ गया है हमारे पास तो उसको कैसे दिखाना है, किस तरीके से, ये काम होता है HTTP का। और DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। DNS क्या करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। अब उसके बाद वेब सर्वर का रिस्पॉन्स। वेब सर्वर उपयोगकर्ता के अनुरोध को प्रोसेस करता है और आवश्यकता जानकारी जैसे वेब पेज, इमेज आदि को डेटा पैकेट्स के रूप में वापस भेज देता है। डेटा का पुनः संयोजन, इसका मतलब क्या हुआ, उपयोगकर्ता या डिवाइस प्राप्त डेटा को पुनः संयोजित कर देता है, यानी जो भी हमारे पास पैकेट्स आए थे अलग अलग उन सभी को इकट्ठा करके एक डेटा के रूप में परिवर्तित कर देगा। जो भी डेटा हम मंगाए थे वही डेटा हमको मिल जाएगा। वेब पेज का प्रदर्शन, ये लास्ट स्टेप होता है। आपका ब्राउजर उस डेटा को इंटरप्रेट करके स्क्रीन पर वेब पेज के रूप में दिखाता है। अब जो भी रिक्वेस्ट किए थे सर्वर से वो हमारे पास आ गए हैं और हमारे वेब पेज पे दिखने लगा। तो इतने प्रोसेस होते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट के जो घटक होते हैं वो इसके पहले हम बता दिए हैं, दोबारा देख लेते हैं। क्लाइंट, क्लाइंट क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जहाँ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो क्लाइंट होता है सर्वर के लिए। जैसे आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन जो अनुरोध करता है ये क्लाइंट हो गया। सर्वर जो जानकारी स्टोर और प्रोसेस करता है, जो जहाँ पे हमारा जानकारी स्टोर है जिस कंप्यूटर में, वो हो गया सर्वर। ठीक। राउटर डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मार्गदर्शन करता है। राउटर यानी जो इंटरनेट के लिए राउटर लगाया है वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। स्विच नेटवर्क के भीतर डेटा ट्रैफिक को प्रबंधित करता है। प्रोटोकॉल TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP और DNS डिवाइसों के बीच संचार सुनिश्चित करता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हम www.google.com टाइप करते हैं, वेब ब्राउज़र पे गए और टाइप कर दिए www.google.com। ब्राउज़र DNS सर्वर से गूगल का IP पता प्राप्त करता है। अब DNS के पास जाएगा, DNS सर्वर यानी DNS का जो सर्वर है वहाँ से गूगल का IP एड्रेस पता करेगा। IP एड्रेस पता होने के बाद यानी यहाँ पे IP पता चला, उसके बाद अनुरोध विभिन्न राउटर्स के माध्यम से गूगल के सर्वर तक पहुँचता है। IP एड्रेस पता चल गया है, अब गूगल के सर्वर तक हमारा रिक्वेस्ट पहुँच चुका है, यानी जो अनुरोध किए थे www.google.com उसका IP एड्रेस पता चला और यह रिक्वेस्ट पहुँच गया सर्वर के पास। अब गूगल का सर्वर वेब पेज डेटा भेजता है, यानी गूगल का सर्वर से जो भी हम रिक्वेस्ट किए थे वो डेटा अलग निकालेगा और उसको वापस से भेजेगा हमारे पास। अब आपका ब्राउज़र उस डेटा को पुनः संयोजित करके गूगल का पेज दिखाता है। अब हमारे पास जो डेटा आया है वो छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। TCP का कार्य यही होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देना और वापस से सही स्थान पे यानी जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाना। वहाँ तक पहुँचाने के बाद वापस से उसको एक करके हमारे डेटा के फॉर्म में परिवर्तित कर देना, यानी जो भी रिक्वेस्ट किए थे वो हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा इंटरनेट कार्य करता है। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, हम दोबारा उस पर वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है www। अब www क्या होता है, देखिए इंटरनेट अलग चीज़ है, www अलग है। अब www का पूरा नेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट और सूचनाओं का एक विशाल संग्रह होता है। यानी जो सर्वर पे डेटा स्टोर हुआ है, विशाल संग्रह है, उसी को www बोलेंगे। यानी यह वेब पेजों के माध्यम से टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री प्रदान करता है। इसे वेब भी कहा जाता है। कुछ समझ में आया? यानी इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट पड़े हैं, जहां पे भी पड़े हैं, उन सभी को बोलेंगे www, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी जो इंटरनेट पे होस्ट हो गया है वेबसाइट, उसको बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कहीं से भी उस वेब पेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। अब www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सर्न में किया था। अब www के भी कुछ घटक हैं, देख लेते हैं। जैसे वेब ब्राउजर, घटक यानी कंपोनेंट। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर जो वेब पेज को दिखाता है। वेब ब्राउजर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वेब पेज को दिखाता है। अब कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, कहाँ सर्च करते हैं? सर्च इंजन पे। लेकिन सर्च इंजन कहाँ पे है? वेब ब्राउजर पे। अगर वेब ब्राउजर नहीं रहेगा तो हम किसी भी साइट को देख नहीं सकते, किसी भी वेबसाइट को नहीं देख सकते। तो एक प्रकार का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर। फिर आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। यानी कोई वेबसाइट बना दिए तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा। तो वेब सर्वर क्या होता है? वेब पेजों और अन्य डेटा को स्टोर करता है और अनुरोध करने का उपयोगकर्ता को भेजता है। अनुरोध करने पर, यानी वेब सर्वर पर जो भी डेटा है उसके पास अनुरोध करेंगे, हमको ये डेटा चाहिए, तो वो डेटा को भेजता है। एक और वर्ड आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है? वेब पेज का पता। जैसे www.example.com या www.google.com, ये सब क्या है? URL है। फिर नेक्स्ट है HTTP या HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ S का मतलब सिक्योर हो जाता है। वेब पेजों के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल। एक वेब पेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो या दूसरी जगह से अपने पास लाना हो, तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे वर्क करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे HTTPS सुरक्षित संस्करण होता है। S का मतलब सिक्योर बताए थे। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसका यूज करके हम लोग वेब पेज बनाएंगे। आगे हम लोग यही सीखेंगे वेब पेज को कैसे बनाया जाएगा। www का कार्य करने का तरीका। URL टाइप करना, उपयोगकर्ता वेब ब्राउजर में URL टाइप करता है। DNS अनुरोध, ब्राउजर DNS सर्वर से वेबसाइट का IP पता करता है। सेम यही चीज़ जो बता चुके हैं, सेम वही चीज़ वापस से। HTTP अनुरोध, ब्राउजर वेब सर्वर से डेटा की मांग करता है। यानी HTTP से एक अनुरोध गया सर्वर के पास, सर्वर से डेटा मांगा। वेब सर्वर डेटा HTML, इमेज, CSS आदि ब्राउजर को भेजता है। वेब सर्वर से क्या आया? HTML का कोड आया, इमेज आया, ऑडियो वीडियो जो भी कंटेंट रहेगा, और CSS का कोड, ये सब भेजेगा ब्राउजर के पास। वेब पेज प्रदर्शन, ये सब जो आया है इन्हीं सब को रेंडर करेगा ब्राउजर। ब्राउजर उस डेटा को प्रोसेस करके उपयोगकर्ता के सामने वेब पेज के रूप में दिखाता है। यानी HTML, इमेज, CSS इन सभी को इंक्लूड करके प्रोसेस करके एक वेब पेज बना के दिखा देगा हमको। www के लाभ। सूचना की उपलब्धता, किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्लोबल कनेक्टिविटी, दुनिया भर के लोग आपस में जुड़ सकते हैं। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो का समर्थन करता है। ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। जितने भी वेबसाइट्स देख रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन में वाइड्स यानी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, वो सब www के अंतर्गत ही है, याद रखना। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, www और इंटरनेट में। अब
स्टार्टिंग में बताए थे, इंटरनेट अलग है, www अलग है, ध्यान से समझना। यह वेब पेजों और वेबसाइटों का संग्रह है, यानी वेब पेज और वेबसाइट, जितने वेबसाइट हैं उन सभी का जो संग्रह है उसको बोलते हैं www। और इंटरनेट क्या है? यह नेटवर्क का आधारभूत ढांचा है। ये केवल एक नेटवर्क है, जरिया है डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक, ये www नहीं है, इसके पास कोई डेटा नहीं है। डेटा है www के पास। ये एक प्रकार का रास्ता हो गया, इंफॉर्मेशन हाईवे बताए थे, एक रास्ता हो गया। www के पास डेटा है, हम यहाँ पे आए रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट इसी रास्ते से जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से डेटा को वापस लेके इसी रास्ते से वापस हमारे पास आएगा। तो ये एक इंटरनेट क्या है? एक माध्यम है। फिर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है www, और इंटरनेट TCP/IP का प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, और इंटरनेट ईमेल, चैट और अन्य सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, तो ये कुछ अंतर है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, अब इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ओवर हो जाएगा। आशा करते हैं जितने भी टॉपिक समझाए हैं सारे समझ में आए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।